नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं वाईफाई क्विज गुरुकुल के इस यूट्यूब चैनल पे। इस सीरीज में हम लोग जो है बीपीएससी टीयर 3 के जो पैटर्न पर हैं, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी और एससीईआरटी के हल प्रश्न पत्रों को मतलब जो उससे संबंधित जितने सारे प्रश्न हैं उसको शामिल किया गया है। ये लगभग 40 क्वेश्चन का एक सेट है, लेकिन इसका फुल वीडियो सॉल्यूशन कराया जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप वीडियो को देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो फिर आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपके दोस्त जो भी तैयारी कर रहे हैं इससे संबंधित उसमें कम से कम शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक दोस्तों को इसका लाभ पहुंच सके। चलिए, और हमें भी प्रोत्साहन मिले, हम आपके लिए अच्छा कंटेंट हमेशा उपलब्ध कराते रहेंगे। चलिए देखते हैं, आगे शुरू करते हैं। इसमें शुरू में स्टार्टिंग में मैथ है, मैथ सेक्शन को जीएस के बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। स्टार्टिंग में हम लोग सबसे पहले जीएस सेक्शन को कवर करते हैं। तो देखिए क्या है, वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन एससीईआरटी बेस्ड हैं, और जितने सारे पूछे गए हैं उन प्रश्नों का संग्रह, इसलिए सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि हम टिक मार नहीं डिटेल करेंगे इसमें, इसलिए इसमें वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए पेशेंस बना करके आप लोग देखिएगा। निम्न में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन के पूर्व घटी थी? बोल रहा है बंगाल विभाजन से पहले कौन सी घटना हुई थी। जब हम इसकी जब बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड यह हुआ था 1919 में। उसके बाद चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। लेकिन यहाँ चापेकर बंधुओं के द्वारा जो प्लेग कमिश्नर की हत्या की गई थी, यह हुआ था 1897 की घटना है। लेकिन याद रखिएगा 8 के बाद 9 के पहले, 8 से पहले कम 97, 1857 से के समय उसमें जो वहाँ जो प्लेग कमिश्नर थे ना, रेंड और आयर की जो हत्या गोली मारकर हत्या कर दिया था। चापेकर बंधु 3 भाई थे, उसमें मुख्य रूप से दामोदर हरि चापेकर बंधु साहब थे, दामोदर हरि चापेकर, उसके बाद बालकृष्ण हरि चापेकर साहब थे, उसके बाद एक थे वासुदेव हरि चापेकर बंधु साहब थे। इसमें दामोदर हरि चापेकर बंधु का इसमें नाम सबसे अग्रणी आता है। उन्होंने ही प्लेग कमिश्नर को 1897 में, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित क्रांतिकारी में से किसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता है? मास्टर दा जैसे दा लगा हुआ है तो इसका मतलब ये बंगाल से संबंधित है। जैसे यहाँ हम सब भाई कहते हैं, उसी तरीके से वहाँ पे दा काफी आदर सूचक शब्द माना जाता है। तो ये इनका संबंध है बंगाल से संबंध है, और इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष बनाया गया था। ये 1918 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष बने थे, और 1918 के अध्यक्ष बनने के बाद 1930 में जो है वहाँ पे चटगांव में जो शस्त्रागार था ना, उस शस्त्रागार को इन्होंने मतलब जो लूट हुआ था ना, हथियार वगैरह को जो लूटा गया था, इसमें ये मुख्य उसके एक तरीके से जो थे मुख्य लीडर के रूप में थे। इसलिए उसका क्या हो जाएगा, चापा वहीं से इनका नाम मास्टर दा पड़ा था, सूर्य सेन जाना जाएगा। और इसके बाद इन्हें लगभग 12 जनवरी 1937 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन्हें फांसी की सजा दे दिया गया था। उसके बाद आगे साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोट से मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हुई थी? इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा साइमन। देखिए साइमन कमीशन, सबसे पहले साइमन कमीशन की बात करते थे, ये 1928 में भारत आया था। 1928 में साइमन कमीशन जो था वह भारत आया था। वो कहाँ आया था? वो लाहौर दौरा के लिए आया था। मुख्य रूप से ये क्वेश्चन पूछा गया कहाँ के दौरे के लिए आया था, तो लाहौर दौरा के लिए वो आया था। और उसी समय जो पंजाब उसी क्षेत्र में मतलब लाला लाजपत राय साहब के द्वारा शांतिपूर्ण पैदल मार्च से इसका विरोध किया गया। तो जब इन पर विरोध किया गया तो उन्होंने पुलिस को आदेश दिया, और पुलिस के द्वारा अंधाधुंध लाठियों की बौछार की गई थी। उसमें बहुत सारे घायल हुए थे, और उसी समय वो कहे भी थे, लाला लाजपत राय साहब का कहना था कि मेरे माथे पर जितना भी लाठी लगी है वो अंग्रेजी ब्रिटानी हुकूमत के विरुद्ध एक ताबूत का कील साबित होगी। और आखिर में वही चीज़ हुआ भी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर 1। दैमावाद नामक प्रागैतिहासिक काल। देखिए प्रागैतिहासिक काल ऐसे समय को कहता है जिसके विषय में हमें लिखित साक्ष्य नहीं उपलब्ध है, या बहुत कम है, या पढ़े नहीं जा चुके हैं। तो इसलिए दैमावाद का क्षेत्र जो है ना, दैमावाद मुख्य रूप से महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ऐसे तो आ जाएगा, लेकिन इससे संबंधित एक और एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में किस नदी के किनारे है? तो प्रवरा नदी के किनारे। इस नदी का नाम मुख्य रूप से याद रखिएगा। और इसके खोजकर्ता अगर हम लोग कहते हैं तो वो थे बीपी बोपरदीकर साहब का नाम इसमें आता है। तो इसके खोजकर्ता थे। नाम तीनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सी मुख्य विवर्तनिक प्लेट है? मुख्य विवर्तनिक प्लेट अगर कहा जाता है ना, तो यह कोकस प्लेट है, प्रशांत महासागरीय अरेबियन प्लेट है, उपरोक्त में सेक्शन। तो ये दोनों तो प्लेट है, लेकिन मुख्य विवर्तनिक प्लेट है। प्रशांत महासागरीय प्लेट को मुख्य विवर्तनिक प्लेट के नाम से जाना जाता है। और यह पृथ्वी का सबसे बड़ा प्लेट भी है। पृथ्वी का मुख्य रूप से सबसे बड़ा प्लेट इसको कहा जाता है। और इसी का अन्य नाम जो है ना, लिथोस्फीयर प्लेट भी इसका नाम लिथोस्फीयर प्लेट भी इसे कहा जाता है। समझ रहे हैं? और इसका सिद्धांत जो है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है ना, सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वो हैरिसन साहब ने 1962 में हैरिसन साहब ने किया था। हैरिसन साहब ने इसका सिद्धांत दिया था। लेकिन इसकी व्याख्या अगर पूछा जाएगा, अगर क्वेश्चन में व्याख्या पूछेगा तो WJ मॉर्गन का नाम इसमें आता है। WJ मॉर्गन का नाम इसमें व्याख्याकर्ता के नाम पे आता है। इस प्रकार ये सारे जितने इससे संबंध की फैक्ट्स हैं सबको करा दिया गया। आप इसको ध्यानपूर्वक करिए। आप जितना अधिक से अधिक वीडियो देखिए तो आपका ये देखते देखते सुनते याद हो जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार किए। यहाँ देखिए तरंग की बात किया है। पृथ्वी 3 संरचनाओं में, भूपर्पटी, उसके बाद मेंटल और कोर, 3 संरचनाओं में पृथ्वी विभक्त है। लेकिन इसमें तरंगों के विषय में चर्चा की गई है। यहाँ पी तरंग है, पी तरंग है ना, पी याद रखिए, पी तरंग, पी से आप याद रखिए ये जो है ना, ये ध्वनि तरंग को फॉलो करती है, ध्वनि तरंग के समान होती है। अब ध्वनि तरंग कैसी है? तो अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है, दैर्घ्य तरंग है। इसका मतलब पी तरंगों की दिशा लंबवत दिशा में नहीं, लंबवत दिशा तो नहीं चलती है। पी तरंग हमेशा समांतर दिशा में चलती है, इस तरफ से। अनुदैर्घ्य हमेशा समांतर दिशा में चलती है, याद रखिएगा। और लंबवत में कौन चलती है? तो प्रकाश तरंग चलती है। तो इसमें महासागरों में भूपर्पटी की औसत मोटाई 5 किलोमीटर है। तो ये 5 किलोमीटर है, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, इसका मतलब ये गलत हो गया।
तो इसमें क्या हो गया, 5 किलोमीटर है, यस बिल्कुल सही है। अगर हम महासागर की बात करें ना, महासागर से अगर भूपरपट्टी की हम तो वो 5 किलोमीटर में ही भूपरपट्टी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर हम लोग महाद्वीपीय क्षेत्र से भूपरपट्टी की बात करते हैं तो वो पूरा क्षेत्र जो है लगभग वो 30 किलोमीटर के दायरे में वो चीज़ आ जाता है। उसके बाद एस तरंगे ठोस, तरल, गैस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती हैं? नहीं, एस तरंगे नहीं गुजर सकती। एस तरंगे केवल ठोस से होकर के गुजरती है। पी तरंगे जो तीनों माध्यम से गुजरती है। इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन केवल आपका केवल ऑप्शन 2 सही है, ठीक है ना। अगला हम आंसर देखते हैं। यहाँ क्या है, 12 लाचा दर्रा किन दर्रों पर से निकलने वाली 2 अलग अलग धाराएं चंद्र और भागा निम्न में से बनाती है? देखिए 12 लाचा दर्रा है, क्या है 12 लाचा दर्रा, ये मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में ये क्षेत्र है, ये हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र आता है। इसी में जो धलधारा इधर से, दर्रा मतलब क्या होता है, नदियों पहाड़ों का छोटा छोटा टूटा हुआ भाग होता है जो एक तरह से टापू नुमा क्षेत्र मतलब हो जाता है। उसमें 2 नदी उस क्षेत्र से, संकरी क्षेत्र से आती है। एक को कहा जाता है 2 धाराएं निकलती है, एक को चंद्र धाराएं और दूसरी है तो भागा धाराएं। ये दोनों मिलने पर चंद्र भागा होता है, चंद्र भागा बन जाता है। और इसी चंद्र भागा को हम लोग चिनाब के नाम से जानते हैं, जो सिंधु की सहायक नदी है। अब चिनाब के विषय में थोड़ा सा जान जाइए। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी, बड़ी सहायक नदी है। क्वेश्चन पूछेगा चिनाब के विषय में। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी इसके अंतर्गत आता है। असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्रा नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? ये देखिए, ये अपना प्यारा से भारत, ये तिब्बत क्षेत्र हुआ। तिब्बत के साथ साथ में ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र हुआ, ये असम का क्षेत्र हुआ। और यहाँ क्षेत्र इंडिया का आ गया। ये क्षेत्र आपका, ये क्षेत्र जो है ये आपका वेस्ट बंगाल का क्षेत्र हुआ। तो यहाँ से मुख्य रूप से जो नदियाँ चलती है, तो असम में तिब्बत से जो ये ब्रह्मपुत्रा नदी है, ब्रह्मपुत्रा तिब्बत के मानसरोवर से चल रही है और ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो तिब्बत के मानसरोवर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का जो क्षेत्र में ब्रह्मपुत्रा नदी को हम लोग जो है इसको मुख्य रूप से सांगपो कहा जाता है। क्या कहता है? सांगपो। फिर अरुणाचल प्रदेश में से ये असम में जब प्रवेश करती है तो वो सदिया क्षेत्र से एंट्री मारती है, याद रखिएगा। सदिया से लेकर के धुबड़ी जो आता है ना, धुबड़ी क्षेत्र जो आता है, धुबड़ी असम का लास्ट क्षेत्र है जहाँ से बंगाल में एंट्री होता है। तो धुबड़ी क्षेत्र से वह ब्रह्मपुत्रा नदी जो असम में सांगपो, वहाँ से अरुणाचल प्रदेश तक सांगपो कराई। उसके बाद यहाँ पे जैसे आई असम में ब्रह्मपुत्रा के नाम से, क्या ब्रह्मपुत्रा, और यहाँ से जैसे ही धुबड़ी से होते हुए वेस्ट बंगाल में एंट्री की तो वेस्ट बंगाल में ब्रह्मपुत्रा नदी का नाम आ जाता है पद्मा। ये तीनों फैक्ट एनसीईआरटी फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, लगातार परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इसलिए आप लोग इसे याद रखेगा। सदिया इधर हो गया, वेस्ट बंगाल में कहाँ हुआ? धुबड़ी। तो ये आ गया धुबड़ी आपका ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री का बनने का गौरव मिला? तो वी.आर. अम्बेडकर साहब को मिला। ये संविधान जब बने थे तो वो उस समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति जो बनाया गया था और संविधान को तैयार करने में इनकी महती भूमिका है, जिनको भूले नहीं भुलाया जा सकता है। तो इनको जो है प्रथम कानून मंत्री बनाया गया था। और पटाभी सितार मैया साहब का संबंध नहीं है इस संबंध में। और मौलाना आजाद साहब उस समय जो थे शिक्षा मंत्री थे। मौलाना आजाद साहब उस समय शिक्षा मंत्री भारत के हुआ थे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद राज्यों को राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिव्यक्ति का निर्देश देती है? जो निर्देश देती है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद से संबंध जितने सारे हैं आप लोग से हम फिर बार बार, जितना हमारे भाई बहन जितना भी जो है ब्रो प्रो सब देख रहे हैं, उससे हम एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि ये वीडियो के प्लेलिस्ट में जो है SPD साइंस करके, SPD GK करके जो कंप्लीट GS है 6 घंटे का है, आप लोग अपने टाइम के हिसाब से पहले एक बार देख लीजिए, बाद में उसको 2K का स्पीड लगा करके देख लीजिए। 3 घंटे में आपका लगभग 7 से 8 महीने जो पढ़ के जो आदमी नहीं हासिल कर पाता है वो 3 घंटे में आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए पहले आप उसको देखिए, उसके बाद सेट प्रक्रिया सब लगातार ही चलते रहेगा। सेट का लेंथ भी बढ़ेगा, हो सकता है सेट अगर आप सबका रिस्पांस अच्छा रहा तो सेट की संख्या भी बढ़ा देंगे। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति को हटा तो इसे कोई आदमी नहीं सकता है उसको, क्योंकि राष्ट्रपति यहाँ सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। तो राष्ट्रपति को संसद द्वारा हटाया जाता है। संसद द्वारा किस प्रक्रिया से? महाभियोग प्रक्रिया द्वारा, संसद द्वारा महाभियोग लगा करके हटाया जाता है। महाभियोग किस सदन में पेश किया जाता है? ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सदन में पेश किया जाए। कंडीशन ये, अगर लोकसभा में पेश किया तो याद रखिए कि 1/4 टोटल सदस्य का 1/4 सदस्य किसी में रहा, उसकी सहमति से प्रस्ताव जो आएगा वो होने के बाद फिर उस पर अगर 2/3 बहुमत अगर मिलता है, उस पर अगर 2/3 बहुमत मिल जाता है तो 2/3 बहुमत होने के बाद जो है फिर जो 2/3 बहुमत अगर मिलता है, उसके बाद 2/3 बहुमत से अगर उसको पास कर दिया जाता है तो फिर वो अगले सदन में जाएगा। उसमें भी यही कंडीशन है। तो इसके साथ साथ में ये मानिए, और साथ साथ राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देगी, उसके बाद ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी। अगर इसमें किसी भी स्टेप में फेलियर होता है तो राष्ट्रपति को हटाया नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार से संसद इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखें, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? एक वर्ड है तरंग दैर्घ्य। आप लोग फाउंडेशन क्लास किए होंगे, नहीं भी किए हैं तो कंटिन्यू करते रहिए। जितने सारे इसमें फैक्ट्स आएंगे, जितने सारे टर्म आएंगे, उस सारे टर्मिनोलॉजी को कंप्लीट करा जाएगा, कवर करा जाएगा। तरंग दैर्घ्य को समझ लीजिए क्या है। तरंग दैर्घ्य जैसे देखते हैं ना, ये देखिए प्रकाश मान लीजिए कि तरंग या कुछ भी ऐसे कंपन करती है, तो ऊपर वाले जो सिंग रहता है उसको कहते हैं श्रृंग, और नीचे वाले को हम गर्त कहते हैं। उसी तरीके से ये हो गया श्रृंग और ये हुआ गर्त। मतलब 2 श्रृंगों के या 2 गर्तों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं, जिसको वेवलेंथ कहा जाता है। अंग्रेजी में वेवलेंथ कहा जाता है, इसको लैम्डा से सूचित किया जाता है। ठीक है, या 2 गर्तों के बीच की दूरी को भी तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट है, ये डेफिनेशन है, ये एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए आप इसको निश्चित रूप से तैयार करिए। और तरंग दैर्घ्य की इकाई जो यूनिट होती है ना, वो होती है एंगस्ट्रम। किस में मापा जाता है? एंगस्ट्रम में मापा जाता है। और 1 एंगस्ट्रम पूछा जाता है लगातार। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो ये आपका
ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यूनिट पूछ रहा है, मात्रक पूछ रहा है, इसमें हो जाएगा एंगस्ट्रम। हाँ, अगर आपने स्पीडी साइंस नहीं देखा है तो BSSC स्पीडी साइंस करके एक वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वो आप 100% देख लीजिए और उससे आपको फायदा यह होगा कि साइंस के सारे प्रश्न आपसे बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो निश्चित रूप से आप उसका अध्ययन करिए, काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा। दो सदिश बराबर होते हैं, किसके? दो सदिश बराबर होते हैं, दो सदिश होते हैं, दो बराबर। देखिए अब यहाँ पे टर्म दो आया, एक आया सदिश, एक आया अदिश। सदिश मतलब क्या होता है? जिसमें दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है, परिमाण भी होता है, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, उसको सदिश कहते हैं। परिमाण मतलब मापने का यूनिट होता है, जैसे लंबाई का परिमाण क्या है? लंबाई का मीटर है, उसके बाद द्रव्यमान का क्या है? किलोग्राम है। उसी तरीके से होता है सदिश मतलब जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होना चाहिए। और दिश मतलब क्या होता है? और मतलब होता है नहीं, जिसमें सिर्फ किसमें होता है? जिसमें दिशा नहीं होता है, उसमें क्या होता है? खाली परिमाण होता है। तो इसमें ऑप्शन पढ़िए क्या होता है? उसके केवल परिमाण एक समान होते हैं, केवल परिमाण तो नहीं है, दिशा और परिमाण दोनों, जब दोनों सदिश का एक होना चाहिए, गलत है। केवल उनकी दिशा, ये भी गलत है, डाइन से कोई मतलब नहीं है। और दो बार प्रिंटिंग मिस्टेक है, ना तो उसके परिमाण और ना ही दिशा एक होते हैं, ये भी गलत है। ये हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन नंबर ही। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं? अब देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं ना, जब दो चीज मिल करके नया चीज बनाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। जब दो चीज कोई मिलता है तो नया चीज बनता है तो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। या दो नया चीज जो छोटा छोटा चीज में टूट जाता है उसको भी रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन एक बार अगर हो जाए तो पदार्थ मूल अवस्था में नहीं आती है, और अगर पदार्थ मूल अवस्था में आ जाए तो उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि पानी से बर्फ बनाते हैं, और बर्फ से जब पानी बनाते हैं तो उसको मूल स्थिति में ला लेते हैं, समझे कि नहीं? तो इस तरीके से हुआ। नहीं समझे तो फिर 2-3 बार देखिए, अपने समझ जाइएगा। इसमें क्या रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण है, फिर कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा नहीं बनेगा जी। उसके बाद फिर पानी से भाप में, ये क्या भौतिक? पानी को हम भाप में बदल सकते हैं, फिर भाप को भी तो हम पानी में तो ला सकते हैं ठंडा करके, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला होता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण होता है, उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अवकरण एक साथ होता है, ये परिभाषा उसको कहता है रेडॉक्स अभिक्रिया, याद रखिएगा। अगला एक विज्ञान है जिसमें शरीर की रचना का अध्ययन किया जाता है। शरीर की रचना का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी में शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। पोलियोबोटनी है, याद रखिएगा, पोलियोबोटनी में पुराने जो होता है ना, पुराने बॉटनी मतलब पुराने पेड़ पौधे का जो अध्ययन किया जाता है, पुराने पेड़ पौधों का, तो उसको हम लोग किसमें अध्ययन करते हैं? तो उसको हम लोग जो है मुख्य रूप से पोलियोबोटनी में पुराने पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। और साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिका का अध्ययन किया जाता है। और उसके बाद प्याज में लाल रंग निम्नलिखित में से किस वर्णक के कारण होता है? वह होता है एथोसाइनिन के कारण होता है। प्याज में लाल रंग एथोसाइनिन के कारण होता है। और इसका दो चीज़ और याद रखिए, प्याज में एगो पीला रंग का भी प्याज देखने के लिए मिलता है, तो पीला रंग जो होता है ना, वे क्वेरासीरिन के कारण होता है। क्वेरासीरिन के कारण जो होता है ना, प्याज का रंग कैसा होता है? तो प्याज का रंग पीला होता है। अगर कहते हैं प्याज तीखा होता है ना, तो याद रखिए एलाइसिन के कारण प्याज का रंग, मतलब प्याज स्वाद में कैसा होता है? तो प्याज स्वाद में एकदम तीखा होता है। इसीलिए आप लोग एसपीडी साइंस आपको बार बार बोल रहे हैं देखने के लिए, तो एसपीडी साइंस आप निश्चित रूप से देख लीजिए। इसके जो है वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ, और लिंक से आप डायरेक्ट वहाँ पे जा सकते हैं, या तो प्लेलिस्ट में BSSC एसपीडी साइंस करके आप निश्चित रूप से उसे देखिए, काफ़ी लाभदायक होगा। आप ही के लिए हम बोल रहे हैं। उसका सामान्य कोशिकाओं में DNA और RNA एक अनुवांशिक जानकारी के प्रभाव की प्रक्रिया को बढ़ाता है, उसको क्या कहते हैं? प्रतिलेखन कहते हैं। ये डायरेक्ट परिभाषा NCERT क्वेश्चन का परिभाषा है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम दिवस मनाया जाता है? चेरी ब्लॉसम मतलब क्या होता है? छोटा छोटा जब होता है ना, मतलब फुहारी टाइप का जब वर्षा होता है ना, फुहारी टाइप का, जिसमें कहा जाता है जैसे ओस गिरता है ना जी, ओस का मोटा ड्रॉपलेट होता है चेरी ब्लॉसम। यह मुख्य रूप से मेघालय क्षेत्र में नवंबर महीने में यह दिन शुरू हो जाता है, मेघालय में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य उसके मूल स्थान के साथ मेल नहीं खाता है? मेल नहीं वाले क्वेश्चन पे थोड़ा अलर्ट हो जाइएगा, समझे? इन्हें हल्का में नहीं लीजिएगा क्वेश्चन को। मेन क्वेश्चन देखिए, अगर आप लोग क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा ना तो 2-3 नंबर फ्री में आ जाएगा ऐसे में। और यही जो नहीं पढ़ते हैं तो इसमें मेरिट में गड़बड़ाते हैं। देखिए हम भी जॉब में हैं, तो फिर भी इतना बिजी टाइम से निकालने के बाद आपके कर लिया। अभी जो आपका अभी जो शूट कर रहे हैं, ये समझिए कि हम ट्रेवल कर रहे हैं, फिर भी आपका शूट कर रहे हैं। तो इसलिए खैर हो सकता है इस बार थोड़ा क्वालिटी 19-20 आएगा, मेंटेन कर लीजिएगा, समझे? चलिए देखते हैं। जो मोहिनी अट्टम है, मोहिनी अट्टम केरल का, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। मोहिनी अट्टम केरल, वहीं पर अगर लिखा भरतनाट्यम लिखा रहेगा, समझे? तो वो होता है तमिलनाडु का भरतनाट्यम होता है। समझ रहे कि नहीं समझिएगा फिर भी समझना पड़ेगा, नहीं समझिएगा फिर गया रिजल्ट इस बार हाथ से। लगभग 70 से 80 हज़ार के आसपास वैकेंसी, और अगले साल फिर 1 साल के आसपास आएगी। इसीलिए आप लोग अलर्ट होकर के तैयारी करिए, एकदम जोर लगा दीजिए पूरा। सत्तारिया कहाँ का? असम का, बिल्कुल सही है। कुचिपुड़ी कहाँ का? ओडिशा का। नहीं, कुचिपुड़ी ये गलत है। कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है जी? आंध्र प्रदेश का, याद रखिए। यहाँ पे लिखा है ना कुचिपुड़ी लिखा है। कुचिपुड़ी हम ऐसे याद रखिए। कच्चा पूड़ी कौन खाता है? जो अंधा होगा वही कच्चा पूड़ी खाएगा। तो ऐसे बुरा नहीं मानिएगा, ऐसे याद करने के लिए निमोनिक बताएं किस तरीके से याद रखते हैं। तो कच्चा पूड़ी अंधा लोग खाता है, तो इसलिए आंध्र प्रदेश आप इस तरीके से को याद रखते हैं। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब किया गया था?
ये डायरेक्ट संगीत नाटक अकादमी जो है ना, ये 1953 में किया था, उपरोक्त में कोई नहीं 1953 याद रखेगा, ठीक है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है। कब शौचालय दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है, याद रखिएगा 19 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है शौचालय दिवस के रूप में 2013 में इसे चिन्हित किया गया, समझ गए। अगला है अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था, बता रहे हैं, काफ़ी हाईलाइटेड प्रश्न है ये। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था ना, वो दिया था जो है वो कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के लिए, अर्थव्यवस्था में इनके महत्व बहुत तगड़ा योगदान था, समझ रहे ना, इसीलिए इनको जो है उस समय नोबेल पुरस्कार दिया था। और ये कब की बात है, ये बात है 1998 की, बहुत का उस समय जन्म भी नहीं हुआ होगा या हो भी गया होगा, समझ रहे हैं कि ना। 1999 में भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न दिया गया था। हम क्यों बोल रहे हैं एसपीटी साइंस पढ़ने के लिए, आपको 1 से लेकर के 40 पेज जो है ना, पहला 3 घंटा में कंप्लीट है। अगर आप उसको देखिएगा तो सब क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा। आप सोच रहे हैं कि हम ऐसे आपको बोल रहे हैं देखने के लिए, ना उसमें विविध टाइप का है जी। ये सोचिएगा रेलवे का फायदा, ऐसा कुछ देखिए जीएस सब कोई रेलवे आईएएस पीसीएस करके नहीं होता, जीएस होता है। इसलिए उसको सही तरीके से जहाँ मिले अधिक से अधिक रिवीजन करिए बस। अब कोचिंग क्लास के चक्कर में रहिएगा तो करते रहिएगा, साल बीत जाएगा, बता समझेंगे ना, साल बीत जाता है ऐसे, साल करके 5 साल बीत जाता है, पता नहीं चलता। नया पंचवर्षीय योजना आएगा और फिर जनगणना आ जाएगा, वो 10 साल में होता है। देखिए 2 फैक्ट आपको बता दिए, जनगणना भी 10 साल में होता है और पंचवर्षीय योजना 5 साल में होता है। इसीलिए भर्ती आ रही है, तैयारी सही से अधिक रिवीजन करिए, बता रहे हैं जीएस सेक्शन का रिवीजन करिए, और जो सेट दे रहे हैं उसको सही तरीके से आप बनाइए। पहले आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके सेट मार लीजिए। जहाँ दिक्कत होगा फिर से देखिए, वही उसका सोल्यूशन, वही निदान है, सिलेक्शन इसी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन जो अब गेट के स्थान पे है, का मुख्यालय कहाँ है, देखिए पहले गेट नाम था, समझ रहे हैं, उसका नाम क्या है, विश्व व्यापार संगठन, शॉर्ट में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में WTO कहते हैं। इसका स्थापना जब किया गया था, कब हुआ था जी, तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए, 1 जनवरी 1995 को इसका स्थापना किया था। और इसका हेड क्वार्टर के विषय में पूछता है, कहाँ है, जेनेवा में है। कहाँ पे है, जेनेवा में है। और इसमें टोटल कितने सदस्य हैं, टोटल सदस्य देश जो है ना, इसमें 100 टोटल जो है आपका 164 देश है। और 164वें अगर देश की बात करते हैं तो वो अफगानिस्तान है। सारे फैक्ट आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप तैयार करिएगा। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर के गुजरती है, तो आप जब ज्योग्राफी इसका बताएंगे तो यही इसमें 86 डिग्री आप इसको आंसर में याद रखिएगा। बिहार रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया, तो यह जो सोवियत संघ रूस के सहयोग से बनाया गया था, समझ रहे हैं। अगला छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है कब पारित हुआ था, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1908। जान जाइए क्या था, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो 1908 में बनाया था ना, उस समय ब्रिटिश का शासन था और ब्रिटिश कानून बनाया था कि जितने छोटे क्षेत्र है ना, जितने छोटे क्षेत्र थे और उस छोटे क्षेत्र में जहाँ पे वन वगैरह था, वहाँ पे कटाई की अनुमति बिना सरकार के परमिशन से आप नहीं काट सकते हैं। तो वहाँ मुख्य रूप से वह क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र कहलाता था और उनका अधिकार पहले से ही था, माना जाता है उनका उस पर स्वामित्व होता है, ऐसा प्राकृतिक वरदान है उनको, लेकिन उन पर भी रोक लगा दिया गया था। वह इसलिए वो कानून का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था भारत में, हर जगह पे बहुत तगड़ा विरोध चला था, इसलिए यह कानून 1908 में चला था, छोटा नागपुर कानून। उसके बाद ही आप देखते हैं कि देखे तो उससे पहले जो संथाल विद्रोह हुआ था, मुंडा विद्रोह हुआ था, उसी सब का परिणाम था। फिर 1908 में ये सब, तो उसके बाद फिर लगातार विरोध होते रहा 1947 में देख लिए क्या हो गया, मतलब देश आज़ाद हुआ। बिहार में कितने ग्रेनेड एक्शन प्लान या ग्रेटेड एक्शन प्लान लागू किया जाएगा, ग्रेटेड एक्शन प्लान कितने जिलों में, तो 25 जिलों में। अगर जिले की संख्या पूछा जाएगा तो 38 को जिला है, इतना तो आपको पता ही होगा, लेकिन 25 जिलों में ग्रेटेड एक्शन प्लान चलाया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब प्रदूषण रहित करना है, मतलब ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया, अधिक से अधिक साफ सुथरा बढ़ावा दिया जाए, सफाई रहे, इसलिए जो है ना ग्रेटेड एक्शन प्लान को लागू किया। अगला देखते हैं। उसके बाद बिहार दिवस 2023 की थीम क्या थी, तो इसमें थी 7 निश्चय के तहत युवा शक्ति बिहार प्रगति। इसमें 7 यहाँ का सतत विकास नहीं, 7 ऑप्शन नंबर ई कर लीजिए। 7 निश्चय के तहत युवा शक्ति बिहार प्रगति यही था। देखिए अगर चूंकि डिस्कशन के तरह कर रहे हैं, सारे फैक्ट्स आपको बता दे रहे हैं, खाली टिक नहीं मार रहे हैं, टिक मारते तो 5 मिनट में हो जाता, तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग जा रहा है। तो लॉन्ग जाने का मतलब आपका एक साथ लगभग 100 क्वेश्चन तैयार होगा। हम बताएं 100+ टेस्ट सीरीज देंगे, अगर रिस्पांस बढ़िया रहा तो ज़्यादा डबल कर देंगे, एक दिन में 2-3 देंगे अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो। इसलिए आप अधिक से अधिक जो भी आपके दोस्त वगैरह शेयर मतलब तैयारी कर रहे हैं, तो आप जहाँ से भी जुड़े हैं और वहाँ कम से कम आप एक ग्रुप में इसको शेयर करिए, ताकि हम भी अच्छे से अच्छा कंटेंट हम आपके लिए उपलब्ध कराते हैं। चलिए अब देखिए मैथ से संबंधित प्रश्नों को अब हम हल करेंगे। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 से है। हाँ अगर आप नहीं देखे हैं तो 1 से 8, 7 तक आप देख लीजिए, बता रहे हैं, बड़ा फायदा होगा, सब प्रीवियस ईयर का कलेक्शन है। अब देखिए इसको जो सॉल्व करेंगे ना, यहाँ क्या है, ऐसे इसको सॉल्व करिए। 1/1 + 1 देखिए 2 बार 1 आया, 1 यहाँ, तो यहाँ बूंदा लगा दीजिए ताकि सॉल्व करने में दिक्कत हो। अब x लघुत्तम लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करते हैं, नहीं पूछे तो बटा 1 है, गुना करेंगे तो x ऊपर चला आएगा, x + 1 नीचे आएगा, ये नहीं इसको कर रहे हैं। अब देखिए x से 1 को गुना करेंगे, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1 + x बटा x + 1। इसको सॉल्व करिए 1 मिनट, इस जगह पे अब लिखेंगे, इस जगह पे सॉल्व करके आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, x + 1 बटा x + 1। तो इसको यहाँ 2x + 1 बटा x + 1 कहाँ लिखाएगा, इस जगह पे
लिखा गया था, इसको हम मिटा देते हैं ताकि ठीक रहेगा, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। इस तरीके से आप भी रब करके बनाइएगा, नहीं तो ये सब क्वेश्चन में कन्फ्यूजन आ जाता है। यहाँ पे 2x प्लस यही बना 2x प्लस 1 बटा x प्लस 1, 2x प्लस 1 बटा x प्लस। अब इसको पलटी मारेंगे, अब इसको करेंगे तो पलटी मारेगा तो ऊपर चला जाएगा x प्लस 1, यहाँ हो जाएगा x प्लस 1, नीचे रहेगा 2x प्लस। अब इसको सॉल्व करिए, तो अब यहाँ फिर फ्रेश कर लेते हैं 1 बटा, यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम एलसीएम ले लीजिए, 2x प्लस 1, यहाँ पर 2x प्लस 1 जोड़ x प्लस 1, ये हुआ ना जी। अभी क्या होगा 1 बटा 2 को x में 1 को x जोड़ेंगे कितना होगा 3x प्लस 1 बटा 1 कितना होगा जी 2 हो गया, अब बटा 2x प्लस 1। अब देखिए 1 का नहीं पूछा तो बटा 1 है, अब इसको गुना करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 ऊपर चला गया और 3x प्लस 2 नीचे आया। इसका देखिए मान कितना दिया 5 बटा 8 है, मतलब है 2x प्लस 1 बटा 3x प्लस 2 बराबर 5 बटा 8। कोना गुना करिए, 8 दूनी 16x जोड़ 8 बराबर 5 दिया 15x प्लस 5 दूनी 10। अब इधर ही करिए 16x में 15x माइनस कर दीजिए 10 माइनस 8, मतलब x बराबर कितना हुआ 2। देखिए कहाँ है जी x बराबर 2, ऑप्शन नंबर। अगला नंबर सवाल देखेंगे, देखिए यहाँ क्या 50 छात्रों की परीक्षा का औसत अंक 65 है। लॉन्ग प्रोसेस ही बनाएंगे, वीडियो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए आप थोड़ा सा शॉर्ट प्रोसेस भी आप सीखिए। सही औसत पूछ रहा है, सही औसत आप डायरेक्ट करते हैं। देखिए औसत, कुल औसत कितना है 65 है, यही ना जी। और बाद में पता चला कि 38 के बजाय जो है ना 83 लिखा गया था, तो 83 मतलब ढेर पैसा दे दिए थे, उसका 38 से हिस्सा था तो माइनस से होगा ना, तो घटाएंगे यहाँ माइनस का चिन्ह। पहले होना चाहिए 38 लेकिन लिखा गया 83, तो पहले बड़ा है उसमें 38 को घटा दीजिए ताकि माइनस वाला फेर नहीं पड़े। और कितना में, तो 50 में औसत है, जितना आएगा वो 50 में बटेगा ना, तो इसलिए 50 से भाग लिए, तो कितना हो जाएगा 65 माइनस 38 में। इसको आप सॉल्व तो कर सकते हैं ना, अब इसको सॉल्व करिएगा 38 में, इसको जब घटाएंगे ना तो सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 64 पॉइंट है, कितना तो हो जाएगा आपसे। अगला देखते हैं, 3 संख्याओं का योग 280, पहली दूसरी संख्या का। देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी, इसमें अनुपात दिया है, कौन देना पहली और दूसरी, यहाँ पे है 2 3, फिर है दूसरी तीसरी का अनुपात है। दूसरी का कितना है, यहाँ देखिए यहाँ दे दिया, यहाँ पे जी 4:5 है। इसको कोना करें से गुना करें, 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, और 4 तिया कितना हो गया 12 हो गया, 5 तिया कितना हो गया 15, यही हो गया जी। अब दूसरी संख्या पूछ रहा है ना, तो मान लीजिए कि संख्या नहीं तो x कर दीजिए, इसको जोड़िए 12 8 20 20 15 कितना हो गया 35, 35 x बराबर कितना हो गया 280। अब x बराबर कितना हुआ 280 बटा 35, कटाइए 5 7 से कटाइए, 7 बचा 35, उसके बाद 7 चौक 28 5 8 40, 8 बार में कट गया। और दूसरी संख्या पूछ रहे हैं तो दूसरी संख्या यही है ना, यही इसमें गुना करेंगे, 12x 12 गुना 8 कितना हो गया 12 8 96। अगला देखते हैं, यहाँ क्या 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। मान लीजिए पहली संख्या दूसरी संख्या, देखिए सवाल जैसे जैसे मैथ बोले ना, घबराने की बात नहीं है, वैसे वैसे आप चलिएगा तभी मैथ बनेगा। अब मैथ ही रिजल्ट डिसाइड करता है, मेरिट से जो बाहर होता है लड़का उससे पूछिएगा, 100 में हम बोल रहे हैं 90 को बोलेगा हमारा मैथ खराब था इसलिए रिजल्ट नहीं हो पाया, नहीं तो हो जाता, समझ रहे हैं ना, इसलिए गड़बड़ाता है। पहली संख्या में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। पहले सवाल 2 संख्या तीसरी संख्या x माने, और 2 संख्या तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है, x का 90% कम तो कितना टका बचा 10 टका, फिर इसमें 75 कम तो कितना बचा 25। अब कहते हैं पहली संख्या में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए कि दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तुलना किससे कर रहा है, पहली संख्या से। हम पहले बोले जिससे तुलना किया जाए उसको नीचे रखिए। अब कितना वृद्धि करेंगे, इसमें घटा देंगे, 25 में 10 चला गया कितना हुआ 15 गुना 100, एगो सुना चला गया, 15 गुना 10 कितना 150%। अगला सवाल देखिए, 36,000 रुपये की धनराशि को 2 भागों में ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया गया है। मान लीजिए कि ए को x मिला तो बी को कितना मिलेगा, 36,000 टका में x को घटा देंगे, जितना बचेगा वही ना मिलेगा जी। उसमें क्या बोल रहा है, अब विभाजित किया 15% वार्षिक दर पर ए और बी पर क्रमशः एक को 2% और एक को 4% बाद साधारण ब्याज बराबर हो जाता है। दोनों तरफ साधारण ब्याज इधर भी, साधारण ब्याज इधर बराबर हो जाता है। कब, अब देखिए दर दोनों में सेम है लेकिन समय बदल रहा है। अब देखिए पहला राशि कितना x है और x में दर कितना है 15% है और समय कितना है 2 वर्ष है बटा 100 है। दूसरा कितना है 36,000 है माइनस x है और इसमें आपका दर तो दोनों में 15% है लेकिन इसमें कितना है जी, इसमें आपका समय कितना है 4 वर्ष है, 4 है और बटा 100 100 कट गया और इधर से कटाइए तो 15 कट गया और 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, 2 बार में 4 है तो x बराबर कितना हुआ है, ये 36 दूनी कितना हो गया, 36 दूनी आ गया आपका 72,000 माइनस 2 गुना x 2x, इसको इधर लाइए, x प्लस 2x बराबर हुआ 72,000, 2x मतलब 3x बराबर हो गया 72,000 और 3 से इसे कटाएंगे तो कितना हो गया, क्या कहते हैं 24 या 72 24,000, यही हुआ ना जी 24,000। x का मान निकल गया 24,000 तो ए को कुल ब्याज प्राप्त, ब्याज पूछ रहा है ए को, ए का x का मान कितना हुआ 24,000 तो ए का तो 15 और 2 यही ना समझ चला है, ए का मान यही है ना जी, बी का मान यही है ना, ए का x है तो 24,000 ऐसे और 24,000 मूलधन हो गया, समय कितना है दर 15% दर है, समय कितना है 2 वर्ष है और बटा कितना 100, इसको कटा दीजिए 100 कटा दीजिए, 15 दूनी 30 24 या 72 हो गया 7200 टका, इतना तो कर लीजिएगा। ए और बी एक साथ मिल करके देखिए, ए बी एक साथ मिल करके ये अगले सेट में बताए थे 12 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला क्या करता है 1/18, ये सब फ्री का नंबर है, ये सब मिस्टेक नहीं होना चाहिए सब सवाल में, तो इसलिए बी बराबर क्वेश्चन है तो अगर बी बराबर क्या हो जाएगा तो 1/12 ए का मान उसमें घटा देंगे माइनस 1/18, 6 दूनी 12 6 तिया 12 तिया 36 18 दूनी एलसीएम कितना हो गया जी 36, यहाँ 3 माइनस 2 3 में 2 गया कितना 1/36, कितना दिन हो गया आंसर 36 दिन, नहीं जी, तो ऑप्शन नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं, सी नंबर 36 दिन।
अब देखिए एक रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है। पहले चाल था, पहले तो आप मान लीजिए कि दूरी कितना है, दूरी मानते हैं x, तो x बटा 12 सेकंड में पार किया, ठीक है ना जी। फिर क्या है x प्लस ये क्या मतलब रेलगाड़ी की लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाई मतलब खंभे की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई बराबर होती है, याद रखेगा हमेशा। इसलिए कहीं पर रेलगाड़ी की अगर दूरी लंबाई दे देगा तो वहाँ खंभे की लंबाई खोजने के चक्कर में नहीं रहना और रेलगाड़ी का दूरी पुट करके आंसर बनाने के चक्कर में रहना, नहीं तो फंस जाइएगा वहाँ पे। तो क्या होता है x बटा 12, x प्लस 170 मीटर है ना। अगली प्लेटफॉर्म 170 मीटर का पुलिया भी पार करेगा। पहले रेलगाड़ी का अपना यहाँ अपना लंबाई हो गया, उसके बाद पुलिया शुरू हो गया, तो ये कंप्लीट यहाँ पर छूट। जब रेलगाड़ी का अंतिम डिब्बा यहाँ पहुँचेगा तो पुलियो ना आ जाएगा उसमें, तो इसको वही समय होता है 36 सेकंड लग जाता है, तो पुलिया भी उसमें आ गया। अब इसको सॉल्व करिए तो x बटा 12 बराबर कितना हुआ, x बटा 170 बटा 36, 12 तिया 36, 3 कोना कोनी गुना करिए, 3x बराबर कितना हुआ, x प्लस 170। देखिए हम ऐसा मानते हैं कि बहुत तरह का स्टूडेंट है जिसको थोड़ा सा कैलकुलेशन में भी टेंशन हो जाता है, इसीलिए हम कैलकुलेशन कोशिश करते हैं कि सबका करिए दें। तो यहाँ कितना होगा, दूसरा कटाइएगा तो कितना हो जाएगा दी, तो 65 बार में कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया 65, तो 65 निकल गया ना। अब चाल पूछ रहा है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, तो x का मान मतलब दूरी रेलगाड़ी की दूरी या लंबाई कितना हुआ 65, तो 65 समय कितना 12। अब यहाँ कितना चाल देखिए ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो याद रखिए किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18 बटा 5 से इसको भाग दे दीजिएगा, 13 पचा 65 और 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 13 तिया 39, 39 बटा 2 कितना होगा, कहीं लग रहा है फॉल्ट लग गया है। अब देखिए यहाँ 65 बटा 2 कैसे आएगा जी, यहाँ कितना आएगा, यहाँ जो है 170 ना है, यहाँ 85 आएगा जी, तो यहाँ 85 आ जाएगा। 5 से कटाइए 17 पचा 85 मतलब 85 बटा 12 गुना 18 बटा 5। अब इतना तो उम्मीद करते हैं कि जोड़ घटाव गुना भाग आप लोग कर लीजिएगा, 25.5 आएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, इसको बनाते हैं आप लोग गुना भाग करिएगा। देखिए मान लीजिए कि x बटा वाई है 3 बटा 5 है। अब क्या सवाल पूछ रहा है, सवाल जो उत्तर मिटा देते हैं, सवाल क्या पूछ रहा है कि अब से 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात x प्लस 5 बटा वाई प्लस 5 बराबर है 13 बटा 20। यहाँ पे क्या हो गया 5x बराबर 3y, x बराबर 3y बटा 5। अब इसको जो है ना आप लोग यहाँ करिए 20x प्लस 5 ऐसे कोना कोनी गुना 20 पंचा कितना हुआ 100 बराबर 13y प्लस 65। 20x माइनस 13y बराबर 100 में 65 जब घटाएंगे ना तो कितना हो जाएगा 35 होगा ना, 35 समीकरण 1। अब यहाँ x का मान रख करके y का मान निकाल लीजिएगा, इतना जोड़ घटाव से हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 35 वर्ष। अगला देखते हैं। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर क्यूब है। तो देखिए समकोण समद्विबाहु त्रिभुज मान लीजिए ए है बी है, तो इसका क्षेत्रफल 121 है। याद रखिएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 ए स्क्वायर। याद रखिएगा फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कितना हो जाएगा, तो इसलिए कोना कोनी गुना करिए इसको, तो 121 गुना 2 बराबर ए स्क्वायर। ए बराबर क्या होगा रूट ओवर 121 गुना 2, 11 रूट 2। अब क्या बोल रहा है कर्ण पूछ रहा है, कर्ण बराबर क्या होता है रूट 2a बराबर रूट 2 गुना 11 रूट 2 बराबर कितना सॉरी रूट 2a होता है ना जी, तो हाँ हो गया ना 11 रूट 2 गुना रूट 2 कितना हुआ रूट 4 का वर्गमूल 2, इसका कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। समझ गए। अब देखिए दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, मान लीजिए बड़ी आर स्क्वायर बटा 4 पाई छोटी आर स्क्वायर बराबर 49 बटा 25। 4 पाई कट गया तो इसको लिख सकते हैं आर बटा छोटी आर का होल स्क्वायर बराबर 49 बटा 25। इसको स्क्वायर घटाएंगे तो वर्गमूल, स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल चढ़ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 7 बटा 5। अब क्या होता है गोलों का आयतन दोनों का बराबर है 4 बटा, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। समझे नहीं। अब देखो 4/3 पाई तक कट गया, वहाँ आर क्यूब बचेगा, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 7/5 का क्यूब। इसको करेंगे 343 125 होगा। नहीं समझे, देखिए कैसे हुआ 4/3 पाई बड़ी आर का क्यूब बटा 4/3 पाई छोटी आर का क्यूब। अब ये कट गया तो यही बचाना जी, वही तो वैल्यू लिखे हैं। इसको क्या लिख सकते हैं आर बटा छोटी आर का क्यूब। देखिए यही तो मान है, इसलिए डायरेक्ट लिखे थे यहाँ पे। समझ गए ना। अब इस तरीके से इसको कंप्लीट कर दिया गया। देखिए यहाँ 40 क्वेश्चन लगभग था, लेकिन लगभग 100 से 100 प्लस क्वेश्चन हुआ। 100 प्लस क्वेश्चन का आपका डिस्कशन टू द पॉइंट हो गया, पूरा फैक्ट हो गया। आप जो भी प्रश्न आएंगे आपसे छूटेंगे नहीं है कभी। तो इससे आपका लगभग 100 प्लस बोले ना टेस्ट सीरीज चलाएंगे, तो 100 प्लस जब चलेगा तो लगभग आपका आप एक टेस्ट सीरीज में आप 100 ही कहिए तो लगभग 10,000 क्वेश्चन आपका होगा। 10,000 क्वेश्चन में एक भी भागने का संभावना नहीं है, तो इतना तो गारंटी देता है रिजल्ट का मेरिट तो आपका कन्फर्म निश्चित रूप से बनेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा रियल में दिल से अच्छा लगा होगा, हम ही नहीं कहते कि आप जबरदस्ती लाइक कर दें, नहीं तो इसको लाइक करिए। अगर लग रहा है कि अन्य मार्केट से कंटेंट अच्छा है, जो है आपको सारा जो कंटेंट है ना ये प्रीवियस ईयर प्लस एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड कंटेंट है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई कंटेंट बढ़िया है, बाहर में जो हवाबाजी दे रहा है अभी, अगर उससे आपको ठीक लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को रिकमेंड करिए कि इससे जुड़े, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर, तब ना मजा आएगा हमको भी कंटेंट कराने में। अच्छा से अच्छा कंटेंट हम आपके लिए उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले अंक में। जय हिंद।